शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर्स डे एक बड़ा पावन त्यौहार होता है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर के इस त्यौहार का आनंद लेते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। भारत में शिक्षक दिवस या टीचर्स डे जो प्रारंभ हुआ वो 5 सितंबर से हुआ और इसके पीछे ये कारण रहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का के जन्मदिन के अवसर पर हमें इस मनाते हैं। पर आप जानते हैं कि शिष्य और गुरु का रिलेशनशिप ये अभी की देन नहीं है, बल्कि ये सदियों से चली आ रही है। अगर हम इसे ऐतिहासिक रूप में भी देखें तो ये एक ऐसी परंपरा है जो इतिहास के हर काल में दिखाई देता है। जब अलेक्जेंडर का जन्म हुआ तो उसके पिता फिलिप ने मैसेडोनिया में मिठाई वितरण किया और ये मिठाई अरस्तु को भी प्राप्त हुआ। अरस्तु ने भी मिठाई खाई और जाकर के फिलिप का धन्यवाद किया कि आपके संतान के होने की वजह से मुझे मिठाई खाने का अवसर मिला। तब फिलिप ने कहा कि अरस्तु को कहा कि संतान होने की खुशी पर मैं मिठाई का वितरण नहीं करा रहा हूँ, बल्कि मैं मिठाई का वितरण इसलिए करा रहा हूँ कि मेरा संतान उस समय हुए हैं जब आप जैसे महान गुरु हमारे साम्राज्य में हैं और आपसे शिक्षा प्राप्त करके वो जरूर विश्व में अपना नाम कमाएगा। और वास्तव में यही हुआ। भारत में भी अगर हम इसे देखने का प्रयास करें तो हमारे यहाँ जो पहला साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य, उसकी स्थापना के पीछे भी एक महान गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप है, जिसमें चाणक्य ने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को पूरे भारत का एक सम्राट बना दिया। ये एक ऐसी परंपरा है जो परंपरा सदियों से चलती आ रही है और आगे सदियों तक चली आएगी। हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का बहुत अच्छे से उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा और गुरु दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो हम किसके सामने शिष्य झुकाएं। तो उसमें साफ कहा गया कि हम पहले अपने गुरु के सामने शिष्य झुकाएंगे, क्योंकि गुरु की वजह से ही हमें ब्रह्मा के बारे में जानकारी मिली। यही बात, यही सारी चीज़ें जो हैं, आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत स्पष्टता से कहा कि अगर एक ही समय में मेरे पिता और मेरे गुरु दो अलग अलग कार्य को करने के लिए कहते हैं तो मैं अपने गुरु के द्वारा दिए गए कार्यों को पहले करूँगा, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत है इसकी जानकारी मुझे अपने गुरु से प्राप्त हो। हमारे यहाँ हम लोग की एक सौभाग्य है कि शिक्षक और गुरु के बीच इतना मधुर संबंध रहता है और इतना विश्वास रहता है, जिसके माध्यम से ही हम विश्व गुरु के तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ छात्र और शिष्य का ही संबंध होता है? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें का योग होता है और उस योग के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि भारत में वीआईपी कल्चर है, जिसमें हम ब्यूरोक्रेट्स को, जिसमें हम नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। वीआईपी उनको लिए अलग से पासेस होते हैं, लेकिन आप ये जानेंगे कि जापान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे वीआईपी जो हैं वो शिक्षक होते हैं, उनको बिल्कुल उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलता है जैसे यहाँ पर के मंत्री और विधायकों को दिया जाता है। तो जब तक इन सारी चीज़ों से हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे लिए विश्व गुरु बनना अभी दूर की बात है। गुरु और शिष्य के बीच में रिलेशन कैसा हो, इसको लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन राय जो है वो स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बिन गुरु ज्ञान नहीं। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा कि मैं बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा, बहुत सारे शिक्षकों से पढ़ा, बहुत सारे ज्ञान को अर्जित किया, लेकिन जब मैं रामकृष्ण परमहंस से मिला तब मुझे पता चला कि वास्तव में प्राकृतिक ज्ञान, मानव ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान क्या होता है। उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए,
तो बड़ा स्पष्टता से कहा कि शिष्यों को गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनसे डरना चाहिए। जब तक आप गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक आप गुरु के सामने आत्मसात नहीं होंगे, तब तक आप उसके ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी विद्वान हों, कितने भी कुशल हों, कितने भी योग्य हों, लेकिन अगर आपको अपने गुरु का साथ नहीं मिला तो फिर आप अंतिम युद्ध में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है अर्जुन और उसका पुत्र अभिमन्यु। अर्जुन ने अपने गुरु से चक्रव्यूह तोड़ने का पूरा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अभिमन्यु जो है अपने माँ के पेट में ही सुन सुन करके इस ज्ञान को प्राप्त किया, और जब वो चक्रव्यूह में फंस गया तो 6 द्वार तक तो उसने तोड़ दिया, लेकिन 7वां द्वार नहीं तोड़ पाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। आज के समय में जब हमारे युवाओं के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे भटकाव होते हैं, तब ऐसे स्थिति में गुरु की स्थिति, गुरु का होना एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। गुरु ही आपको समय समय पर यह जानकारी देता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ें, किस करियर में क्या बाधाएं हैं, उस बाधाओं और उस चुनौतियों का सामना कैसे करें, उसके लिए आपको तैयार करता है। पर कई बार आपने देखा होगा कि गुरु भी अपने मार्ग से भटकते हैं। कई बार छात्रों का आंदोलन होता है और गुरु खुद आंदोलन करने के लिए पहुंच जाते हैं, आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं। इतिहास बताता है कि जब जब टीचर्स या गुरु स्वयं युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो वैसे स्थिति में उस युद्ध में जरूर हार होती है। गुरु को क्या करना चाहिए? क्या युद्ध से हट जाना चाहिए या अपने बच्चों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? नहीं, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। ये चीज़ें कई बार हो चुका है। आप जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा कि द्रोणाचार्य एक गुरु है और वो खुद भी जो है युद्ध में सम्मिलित हो जाते हैं कौरवों के साथ और कौरवों की हार होती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आप देखते हैं कि कृष्ण जो हैं वो पांडवों के गुरु हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। यही चीज चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को बताया। तो टीचर्स का एक लिमिटेशन होता है और टीचर्स को हमेशा अपने लिमिटेशन को पालन करना चाहिए। शिक्षक बनना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शिक्षक वही बनते हैं जो बहुत सारे विश्व को पी चुके होते हैं, और तब उस विश्व के असर को, किसमें कितना असर है, कौन कितना घातक है, किससे हम अपने छात्रों को कितना सावधान रखें, इसकी जानकारी देना बड़ा जरूरी होती है। तो शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट्स, खास करके विशेष करके अगर हम झारखंड के स्टूडेंट्स की बात करें, तो हमने देखा कि झारखंड के स्टूडेंट्स में क्या क्या चीज़ों की समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या जो झारखंड के स्टूडेंट्स की होती है, जो जॉब के लिए लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, कि यहाँ एग्ज़ामिनेशन जो है, स्टेट के एग्ज़ामिनेशन जो है वो अपने कैलेंडर के अनुसार नहीं होते, और कई एग्ज़ामिनेशन ऐसे होते हैं जो 1 से अधिक वर्ष में संपन्न होते हैं, कोई 2 वर्ष, कोई 3 वर्ष, कोई 5 वर्ष ऐसे में। तब ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी होते हैं उसके अंदर एक निराशा होता है, और वो निराशा एक तरह से फ्रस्ट्रेशन, एक विद्रोह में बदलता है। वो विद्रोह सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, वो विद्रोह अपने माता पिता के खिलाफ भी हो सकता है, और वो विद्रोह अपने शिक्षक के भी खिलाफ हो सकता है। आप शिक्षक को भी बोलते हैं कि हमको आपने इतना पढ़ाया, लेकिन उस पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब हम उस एग्ज़ाम में अपेयर ही नहीं हो रहे। तब यहाँ पर आपको एक चीज़ को समझना होगा कि हम जो रास्ता तय कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो रास्ता तय कर रहे हैं, वो रास्ता कैसा है। क्या उसमें एक बहुत लंबे दूरी के बाद जाकर के विश्राम स्थल है, या कुछ दूरी के बाद विश्राम स्थल है।
क्या आपको अपनी मंजिल वहां से दिख रही है कि ये मंजिल वहां पर मुझे ले जाएगी? यहां पर आपको मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। मेरा स्टूडेंट से बस यही कहना है कि आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय को समझिए, उसे नष्ट ना करें, बल्कि उसे एक सकारात्मक दिशा में ढालने का प्रयास करें। आपने ही देखा है कि कोई भी काम जिसे लोग चाह लेते हैं उसे करके छोड़ते हैं। आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा, उसने प्रहार तोड़ दिया। तो आपके पास तो बुद्धि भी है और शक्ति भी है, और साथ ही साथ युवा होने के वजह से आपके अंदर जितना उत्साह है कि आप वैसे कई पहाड़ को तोड़ देंगे, लेकिन आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है। सही डायरेक्शन क्या हो सकता है लाइफ में? अगर कोई सही डायरेक्शन या मार्गदर्शन आपको मिल जाता है लाइफ में, तो आप मानिए कि आपका मोर देन 50% काम हो जाता है। आप इतना पढ़ते हैं, लेकिन आपको एग्जाम देने का अवसर मिलता है वर्ष में एक बार, या 2 वर्ष में एक बार, या 3 वर्ष में एक बार, तो आपकी जो पढ़ाई है उसकी ना तो सही से टेस्ट हो पाती है, और जब टेस्ट होती है तो फिर वैसे स्थिति में कई प्रकार की समस्याएं उभर के सामने आने लगती है। इसीलिए आपको अपनी करियर को लेकर के बहुत सजग होना चाहिए, बहुत अच्छे दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ बढ़ते रहने से कभी भी लक्ष्य नहीं मिलता। लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी यह है कि आपका डायरेक्शन लक्ष्य की दिशा में हो। लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, इसको पहले से फाइंड आउट करना होगा। टारगेट के जाते समय यानी लक्ष्य की तरफ जाते समय आपको कई लोगों से सहायता लेनी होगी, कई लोगों से पूछना होगा कि ये रास्ता मेरे लक्ष्य की तरफ जा रहा है कि नहीं। क्या आप उस लक्ष्य तक कभी गए हैं, उस मंजिल तक कभी गए हैं, देखा है आपने? अगर वो कहता है कि हाँ मैंने देखा है कि वो मंजिल वहां पे है, वो लक्ष्य वहां पे है, तब आप उसकी बात को फॉलो करें। अगर वो आपका जवाब गोलमोल देता है तो निश्चित तौर से वो स्वयं भी भटका हुआ है और आपको भी भटकाएगा। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण करना सबसे पहले जरूरी होता है। उसी के अनुसार आप अपनी स्पीड, अपनी पढ़ाई की गति, ये सब तय करते हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप केवल एक स्टेट के एग्जाम में अपने आप को कंसंट्रेट ना करें, बल्कि आप हमेशा इस बात को ध्यान दें कि आप एक ऐसी तैयारी करें, एक ऐसे समग्र तैयारी करें जिसमें आप हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखते हो। हर एग्ज़ाम का मतलब है जो उस नेचर का एग्ज़ाम है। अगर जैसे मान लीजिए कि आप जीएस पढ़ते हैं, आप मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि इस सब्जेक्ट के आधार पे कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। सेंट्रल का कौन सा एग्ज़ाम है, स्टेट का कौन सा एग्ज़ाम है, अदर स्टेट का कौन सा एग्ज़ाम है। और जब आप उसको फाइंड आउट करेंगे तब आप देखेंगे कि बहुत सारा एग्ज़ाम उस क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाते हैं जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो वो सारे एग्ज़ाम को दीजिए। कभी ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम जो है उस स्टेट में एग्ज़ाम हो रहा है तो हमारा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो आपका हर जगह होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग डरते हैं यूपीएससी के नाम से। यूपीएससी में सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, बल्कि यूपीएससी में 15-16 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। और 25 में 2025 में कौन से एग्ज़ाम होंगे उसके पूरे कैलेंडर 2024 में रिलीज़ कर दिए गए। उसमें टिक कीजिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आप एनडीए दे सकते हैं, आप सीडीएस दे सकते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप अलग अलग तरह के जो स्पेशल सर्विसेज होते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हो चाहे स्टैटिस्टिक्स के हो, क्या वो सब दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो उन सब चीज़ों की भी तैयारी कीजिए और अपना समय
अपनी एनर्जी को इस प्रकार से यूटिलाइज कीजिए जिससे कि आपको कम समय में परिणाम मिले। अभी आप देख रहे हैं जेएसएससी का एग्ज़ाम जो 6 या 7 वर्षों से चल ही रहा है, उसकी प्रक्रिया, एग्ज़ाम भी नहीं हुई है। हो सकता है कि 21 या 22 तारीख को हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद कब होगा? अभी जेपीएससी का मेंस हुआ है, इंटरव्यू होने वाला है, फिर इसके बाद कब होगा? क्या कोई निश्चितता है? अगर निश्चितता नहीं है तो क्या आप अपनी पढ़ाई को रोक देंगे? तो ऐसा ना करें, बल्कि अपना सिलेबस को देखें। आप जिस तरह से पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जितने एग्ज़ाम हैं उसको देखें। देखिए क्या होगा, आपको हर जगह पे कुछ एक्स्ट्रा 2-4 टॉपिक, 5 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। लेकिन आप मान के चले कि 50 टॉपिक वो लगभग सेम है, सिर्फ 5 टॉपिक डिफरेंट होगा। उस 5 टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आप रेगुलर बेस पे आपकी गति बनी रहेगी, आपकी जो गंभीरता है एग्ज़ाम के प्रति वो बनी रहेगी, और आप कभी हतोत्साहित नहीं होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम एक ऐसा चीज़ है जो आपको हतोत्साहित नहीं होने देता है, डिप्रेस नहीं होने देता है। डिप्रेस कौन करता है? रिजल्ट करता है। तो अगर आपको ये पता है कि 15 दिन के बाद मेरा ये एग्ज़ाम है, तो आप तो उस पर लगे हुए हैं। कल किसी दूसरे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और उसमें संजोग से आपका नहीं हुआ, आप 2 या 4 घंटे आपका मूड खराब हुआ, लेकिन फिर आपने अपने आप को समझाया कि भाई कोई बात नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया। अभी 15 दिन के बाद जो एग्ज़ाम है उसको हम और बेहतर तरीके से दे करके उसको क्वालिफाई कर लें। तो जब तक आप इस तरह से अपने कार्यों को, अपने एग्ज़ाम को नहीं टैकल करेंगे, तब तक आप किसी को भी दोष दें, आपके दोष देने से क्या होगा? क्या सामने वाला उस प्रक्रिया को तुरंत कर देगा? वो तो अपना जैसे चलना है वो अपना चलेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु या एक जो आपको सही रास्ता बता सकता हो उसका जरूर चयन करें। उनसे मिलिए, ठीक है? उनसे मिलिएगा तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में जो जानकारी नहीं है वो भी जानकारी आपको मिलेगी। आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो ये सब आपको करना होगा। इस बात को ध्यान रखिए कि हमेशा जो है प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। आप ये सोचिएगा कि मेरा कोई काम कोई दूसरा कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। शिक्षक दिवस की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप जो है अच्छे शिक्षकों से सलाह लेकर के अपने जीवन को संवारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।